तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है छलावा। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। बचपन में मैं अपनी दादी से अक्सर पूछा करता था कि हम अंधेरे से क्यों डरते हैं, और दादी मुस्कुराकर कहती थी क्योंकि अंधेरा सब कुछ निगल लेता है। उसका ना कोई चेहरा है ना कोई आवाज़ है। वो कहती थी अंधेरा चुपचाप आता है, वो बस धीरे धीरे हर कोने में रिस जाता है, ऐसे कोई धीरे धीरे जहर नसों में उतरता हो। और जब सूर्यास्त यानी प्रकाश जब आता है, उसके साथ जीवन के स्वर बजते हैं, चरचराहट, हंसी और उम्मीदें लाता है। लेकिन अंधेरा वो सब छीन लेता है। जब आसमान की रेखाओं में अंधेरा भरने लगता है, तब परिंदे लौटने लगते हैं और बच्चे अपनी माँ के आंचल में छुपते हैं। सड़कें सुनसान हो जाती हैं और लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। पर क्या कोई दरवाज़ा अब तक सच में कोई अंधेरे को रोक पाया है? नहीं, क्योंकि अंधेरा है हर जगह। पहले से अंधेरे में सब कुछ जाने मिट जाता है और सिर्फ रह जाता है घना अंधेरा और एक खालीपन, और इंसान इस खालीपन से ही डरता है। मेरी दादी अंधेरे का कुछ ऐसा ही वर्णन किया करती थी कि मैं डर जाता था। फिर वो मुझे कहती थी, आ बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक अंधेरे की कहानी जो 3 दोस्तों को निगल गया था। मुझे डर तो लगता था, लेकिन कहानी सुनना मुझे पसंद था। फिर मैं अपनी दादी के गोद में जाकर बैठ जाता था। फिर वो मुझे सहलाया करती थी और कहानी सुनाना शुरू करती थी। आज की कहानी उन्हीं में से एक है। मेरी दादी की सुनाई हुई। शेखर और दीपक दोनों सचिन के घर पहुंचे। वो पहले से ही बैग पैक कर कर तैयार बैठा था। उसको लेकर दोनों कार में बैठे और अविनाश की हल्दी की रस्म में शामिल होने के लिए उनके गांव पहुंचे। अविनाश उन्हीं में से एक था। उनके कॉलेज का ही दोस्त था, लेकिन हालात घर के ठीक ना होने करके उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और अब वो अपने गांव जाकर खेती करने लगा था। लेकिन जब भी उन्हें वक्त मिला करता था, वो आज भी पहले जैसे मिला करते थे, आपस में बातें किया करते थे और इसलिए उनकी दोस्ती आज तक टिकी हुई थी। सचिन का आज आखिरी पेपर था। पेपर देकर खुशी खुशी तीनों रायगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ता तकरीबन 120 किलोमीटर का था और वो लगभग 2.5 घंटे में पहुंचने वाले थे। शाम के तकरीबन 6 बजे वो अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़े थे। रास्ते भर में कॉलेज, करियर और लड़कियों के बारे में जमकर बातें होती रहीं। अब मान गांव ज़्यादा दूर नहीं था और तभी सचिन को एक साइन बोर्ड दिखा, कुंदन बार एंड रेस्टोरेंट। उसने तुरंत गाड़ी रोकने को कहा। दीपक ने तुरंत गाड़ी को साइड में लगाया और पूछा, क्या हुआ भाई? सचिन ने सीधे सामने उंगली दिखा दी, लेकिन शेखर ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे पागल हो गया क्या? अभी ने क्या बोला था याद नहीं क्या? उनके यहाँ शराब बिल्कुल भी नहीं चलेगी और वैसे भी उनके घर सभी बारकरी हैं, कोई मांस, मटन और शराब को छूता तक नहीं। और हम अगर ये सब वहाँ पर लेकर पहुँचे तो बहुत गलत होगा, बहुत बुरा लगेगा उसने। दीपक ने भी शेखर की बात में हामी भरी, लेकिन अभी अभी इंजाम से शेखर की छुट्टी हुई थी और सचिन भी किसी की सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। दोस्ती की कसमों की दुहाई देकर आखिरकार उन्होंने 2 बोतलें खरीद ली। कार में बैठते ही दीपक ने उसके सामने कई शर्तें रखीं, लेकिन सचिन बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। रात के तकरीबन 8 बजे वो अविनाश के घर पहुंच गए और उधर हल्दी की रस्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अविनाश और उनकी होने वाली पत्नी वो दोनों सामने बैठकर हल्दी लगवा रहे थे। हर ओर खुशियों का माहौल था। वहाँ पर एक छोटा सा डीजे भी लगा हुआ था और वहाँ पर उस पर शादी वाले गाने भी बज रहे थे और अविनाश के दोस्त उन गानों पर नाच रहे थे। शेखर, दीपक और सचिन वो भी जाकर उसे हल्दी लगाने लगे और अच्छे अच्छे फ़ोटो भी क्लिक किए। बाद में अविनाश के गांव वालों के दोस्तों ने भी उसे हल्दी लगाई और उसके बाद तो वो और भी ज़्यादा जमकर नाचने लग गए। सभी लोग अपनी मस्ती में थे, किसी को कुछ भड़क भी नहीं लगी और तीनों दोस्त धीरे से एक किनारे चले गए और लाई हुई शराब को तीनों पीकर चुपचाप वो झूमने लगे। रात के तकरीबन 11 बजे गांव के कुछ
बड़े बुजुर्गों ने डीजे बंद करवाया। तब शेखर और दीपक, वो तो थोड़े कम नशे में थे, दोनों सचिन को लेकर एक साइड में चले गए। लेकिन सचिन तो पूरी तरह नशे की हालत में था। वो नशे में धुत था। उसे इस बात का होश ही नहीं था कि वो कहाँ है, और वो किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अविनाश भी एक तरफ वो सब कुछ देख रहा था। वो दीपक को एक साइड में लेकर चला गया और उसे समझाने लगा, भाई हमारे गांव में दारू बैन है, और अगर लोगों को पता चला कि तुमने पी रखी है तो हम लोग पुलिस बुला लेंगे, और खाम खाम मेरी शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी यार। अब यार कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। तुम लोग इसे उठाकर बाहर ले जाओ, मेरी बाइक लेकर जाना। बाजू वाले गांव में एक लॉन्च है, आज की रात वहीं पर रहो। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ, और सुबह सब ठीक होने पर वापस आ जाना। अविनाश की बात उन दोनों को समझ आ गई। उन्होंने अविनाश की बाइक ली और सचिन को बीच बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर वो गांव से बाहर निकल गए। उस रात आधी रात हो चुकी थी। अमावस्या करीब थी, इसलिए चांद की रोशनी कम थी। गांव के रास्तों पर स्ट्रीट लाइट होती ही नहीं, और बाइक की हेडलाइट और शेखर की 2% मोबाइल में चलती हुई टॉर्च और उस गूगल मैप के सहारे वो तीनों लोग आगे बढ़ रहे थे। और अचानक फिर मोबाइल भी बंद हो गया, और फिर वो दोनों घबरा गए। नशे में दीपक यानी अपना मोबाइल पता नहीं कहाँ घूम गया था, उसे भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। बीच में बैठा सचिन अभी भी नशे में बकबक कर रहा था। अब क्या करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। मेन रोड तक कितना चलना पड़ेगा, इस बात से भी उलझन थी। अच्छे रास्ते का कोई अंत नज़र ही नहीं आ रहा था। वो तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोकन की उन अंतरे रास्तों के बारे में उन्होंने सुना बहुत था, लेकिन आज वो उन रास्तों पर खुद ही फंस गए थे। शेखर ने अंधेरे में चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है हमें किसी भूतिया रास्ते पर नहीं आ गए हैं। दीपक उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, लेकिन सचिन अब भी नशे में बकबक किए जा रहा था। वो बस जैसे बेहोश हो गया था, और उन दोनों को रास्ते का कोई अंदाज़ा ही नहीं था, कहाँ जाना है और किस तरफ जाना है। आखिर में उन्होंने सोचा, चलो आगे कहीं रुक जाते हैं, और उन्होंने थोड़ा आगे जाकर एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास गाड़ी रोक दी। सचिन को नीचे उतारे बिना दीपक भी उतर नहीं सकता था, इसलिए शेखर ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, और उसी पल उसका बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी नीचे गिर पड़ी और एक जोर की आवाज़ हुई। दीपक ने गुस्से में गाली बकते हुए खुद पर गिरते सचिन को धक्का दे दिया। शेखर ये देखते हुए हंसते हुए बोला, मैंने मना किया था ना, क्या ज़रूरत थी इतनी पीने के लिए। तुम भी सचिन की हाँ में हाँ मिलाते गए। मैं बोल रहा था ना, पहले शादी अटेंड करते हैं और फिर हम एंजॉय करते हैं। अब खुद ही देख लो क्या क्या हमें झेलना पड़ रहा है। दीपक तब गुस्से में बोला, अबे चल चल, अब ज़्यादा ज्ञान मत दे, पहले ही हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, और ऊपर से तू अपना भाषण देकर शुरू हो गया। और सचिन तो ऐसे पड़ा था जैसे कोई आरामदायक गद्दे पर सो रहा हो। दीपक भी तब उठकर खड़ा हुआ और उसने गाड़ी उठाकर स्टैंड पर लगाया, और जैसे ही उसने गाड़ी का स्टैंड लगाया तभी उसके पैरों में जोर का दर्द हुआ। उसने हेडलाइट की रोशनी में नीचे देखा, एक नुकीला पत्थर उसके जूते को धंसकर उसकी एड़ी में धंस चुका था। बहुत हिम्मत कर उसने पत्थर को खींचकर बाहर निकाला और जूते से पैर निकालकर देखा। एकदम से तभी उसकी एड़ी से खून की एक धार निकली। उसने एड़ी को दबाकर फिर से जूता पहन लिया। शरीर पर लगी हल्दी की खुशबू पहले से ही अनजान बुरी शक्तियों को आकर्षित कर रही थी। ऊपर से उस सुनसान सड़क पर पड़े उस ताज़ा खून ने जैसे आग में घी का काम कर दिया हो। दीपक और शेखर सचिन को वहीं छोड़कर सड़क के किनारे जाकर अपनी टंकी यानी वॉशरूम करने लगे। ठंडी हवा के कारण उनके शरीर कपकपा रहे थे। अब तो अचानक हवा के झोंके भी अब और भी तेज बहने लगे थे। दोनों हल्का हो रहे थे। उन्हें पीछे से बहुत धीमे धीमे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कोई पत्थरों पर चल रहा था। दूर से उन्हें सिर्फ एक सफ़ेद सी परछाई दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद सचिन ही होगा, पर करीब आने के बाद साफ नज़र आया। वो एक सफ़ेद कुर्ता और घुटनों के ऊपर तक एक धोती पहने हुए एक बूढ़ा था, और यहाँ दोनों अपने काम में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे से उनके पीछे आकर खड़ा हो गया।
वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। धीरे धीरे सिर झुकाकर अपनी जीभ से सड़क पर फैले हुए उस सारे खून को चाटने लगा। उस पल एक अजीब सी सड़ी गली सी बदबू, जंगली जैसी गंध हवा में भर गई थी, जैसे कोई लाश जलने पर हवा में फैलती है। फिर उन दोनों को उसका एहसास हुआ और हवा में हुए बदलाव को सूंघते हुए दोनों जैसे ही पीछे मुड़े, गाड़ी की दूसरी ओर उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी। क्योंकि वो गाड़ी की दूसरी ओर था, इसलिए उन्हें साफ साफ नहीं दिखा कि वहाँ क्या हो रहा है। वो थोड़ा पीछे होकर खड़े देखने लगे। ध्यान से देखा तो एक बूढ़ा आदमी सचिन के पास बैठा था और उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसके सिर के सफ़ेद बाल, नीली आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थी। वो शायद सचिन को देखकर कुछ बुदबुदा रहा था और तब उन दोनों को अंधेरे में उस बूढ़े की ऊन से सनी जीभ साफ नहीं दिखी। दोनों ने राहत की सांस ली, ये सोचकर शायद ये कोई इंसान ही है। दोनों उसके पास चले गए और उसे बोला, बाबा अच्छा हुआ आप मिल गए, हमें आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हाईवे की ओर जाना है। किस ओर है हाईवे? इस पर उस बूढ़े ने अपनी गर्दन को घुमाते हुए और गहरी नजर उन पर डालते हुए धीरे से कहा, तुम सही रास्ते पर हो, बस सीधे चलते जाओ, तुम अपनी मंजिल पर ही पहुंच जाओगे। दीपक ने सीधे सामने अंधेरे रास्ते पर देखते हुए बाबा से कहा, इस रास्ते पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी। इस पर बूढ़े ने कहा, नीचे पड़े पत्थरों से खेलते हुए, उन्हें इधर उधर हिलाते हुए एक धीमी सी आवाज़ में बोला, रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही उसे मिलता है। खुद रास्ता चुनना बेवकूफ़ी है, जो रास्ता दिखाई दे उसी पर ही चलना चाहिए। उस बूढ़े आदमी की बातें अजीब थी और उनकी समझ से बाहर थी। उन्होंने उठ खड़े हुए और सचिन को गाड़ी पर बिठाकर वहाँ से निकल गए। लेकिन बूढ़ा आदमी वहीं पत्थर पर पत्थर मारता अपने आप में कुछ बुड़बुड़ाता रहा। जब उन सबकी परेशानियाँ अंधेरे में कहीं गायब हो गईं, तब बूढ़े के सूखे काले होठों पर एक मुस्कान और उसकी लाल जीभ लहराई और एक अजीब सी विकृत हंसी उसके चेहरे पर फैलती चली गई। आखिरकार ये अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वहाँ का माहौल और भी डरावना बन गया। पर उस बूढ़े की हंसी सुनने के लिए उन तीनों में से वहाँ कोई भी नहीं था। शायद वो उनमें से कोई होता तो वो वहीं से पीछे भाग जाते। और अब ये तीनों भी उसी रास्ते पर निकल चुके थे जो उस बूढ़े ने उन्हें बताया था। शेखर उस बूढ़े को याद कर कर हंस रहा था। माइला कैसे कैसे टिपोरिला को घूमते इधर, पता नहीं अवे ने क्या सोचकर इस गांव की लड़की को पसंद किया होगा। इतना कहते ही इस पर दीपक बोल पड़ा, अरे छोड़ना, जो भी हो उस बूढ़े ने हमें रास्ता बता दिया ना। तेरे मोबाइल जैसी मेरी बैटरी तो ख़त्म नहीं हुई ना। दोनों इस बात पर हंसने लगे। फिर शेखर भी हंसते हुए बोला, अगर इतना ही बूढ़ा तो ये अच्छा लगा है तो तू भी यहीं की कोई ढूंढ लेना, मैं आव्या से बात करता हूँ। दीपक ने सचिन की ओर देखते हुए शेखर को कहा, अरे अब बोल मत, बस आगे चलाने पर ध्यान दे गाड़ी पर, पता नहीं इसे अब और कितनी देर तक झेलना पड़ेगा हमें। चारों ओर घना अंधेरा था। बाइक घड़घड़ाते हुए उस पथरीले रास्ते पर चल रही थी। गाड़ी की जितनी ही हेडलाइट की रोशनी थी उतना ही उन्हें सामने नजर आ रहा था। रात 11 बजे के करीब शुरू हुआ उनका सफ़र 1 घंटे के बाद भी जारी था। उनमें से किसी को ये पता ही नहीं था कि ये सफ़र ख़त्म होने वाला ही नहीं है। हवा में अब भी कुछ अजीब और मिली जुली गंध आ रही थी, किसी तरह के मांस जलने की गंध, कानों में सरसराहट जैसी किसी तरह के मांस जलने की गंध। और सड़क के दोनों तरफ छोटे पर बड़े बड़े पेड़ थे, जैसे कोई अजीब अजीब शक्ल में अंधेरे में छुप कर खड़ा हो। आसपास से आती झुंझुरों की आवाज़ उस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। दोनों को अब ये एहसास होने लगा था कि वो बार बार उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन डर की वजह से अब कोई कुछ बोल नहीं रहा था। शेखर का भी चेहरा अब पसीने में डूब चुका था। उसकी आंखें सड़क पर ही गड़ी हुई थी। लगा जैसे गांव का रास्ता ऐसा ही होता होगा। वो चाहे जितनी भी स्पीड बढ़ाते, रास्ता ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा था। तभी शेखर को
सड़क के किनारे कुछ रोशनी दिखी। पीछे बैठे दीपक ने शेखर से कहा, आगे कुछ दिख रहा है यार, बहुत देर हो गई है, अभी भी हम उसी रास्ते पर हैं। सही रास्ता भी नहीं मिल रहा और मुझे भी तेज प्यास लगी हुई है। शेखर ने हामी भरी। आसपास ठंडी हवा चलने के बावजूद भी उन दोनों को पसीना आ रहा था। असल से उन्हें प्यास से ज़्यादा किसी इंसान को देखने की उन्हें तलब हो रही थी कि इस वीरान रास्ते पर कोई भी अब तक उन्हें इंसान नहीं दिखा था। उस बूढ़े के बताए रास्ते का जैसे कोई अंत ही नहीं था। तब दीपक ने एक जगह गाड़ी रोकते हुए कहा, यार अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा करते हैं पगडंडी की रास्ते से निकलते हैं, कोई ना कोई घर हमें जरूर मिल जाएगा। इसीलिए ज़्यादा सोच विचार किए बिना उन्होंने कच्चा रास्ता छोड़ दिया। खेतों के अंदर से एक पगडंडी वाले रास्ते पर चल पड़े। खेतों के बीच से आगे जो रोशनी दिख रही थी उसमें से धुएं का एक गुबार आसमान की ओर उठता हुआ नजर आ रहा था। रास्ते पर चलते चलते वो उस जगह पर जा पहुंचे। एक झोपड़ी के सामने 3 पत्थरों से बना एक चूल्हा सुलग रहा था और एक बूढ़ी औरत चूल्हे के सामने बैठ लोहे की पाइप जैसी किसी चीज से चूल्हे में हवा फूंक रही थी। उस पर रखे ढके हुए बर्तन पर शायद कुछ पक रहा था। दीपक नीचे उतरा और उसने सचिन को भी नीचे उतार लिया। गाड़ी का स्टैंड लगाकर शेखर भी वहीं पर खड़ा हो गया। स्टैंड लगाकर शेखर भी यहाँ पर उसके सामने ही खड़ा हो गया। झोपड़ी का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर हल्की नीली सी रोशनी टिमटिमा रही थी, ऐसी रोशनी जो किसी बिजली की या लालटेन की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई नीली आग जल रही हो और वहीं बाहर एक झुकी हुई बूढ़ी झूले में आग जला रही थी। दोनों ने सचिन को पास की एक टूटी पुरानी लकड़ी पर बिठाया और दोनों भी उस बूढ़ी औरत के पास चले गए। दीपक ने उनके पास जाकर पूछा, आजी थोड़ा पानी मिल जाएगा? उस बुढ़िया ने चूल्हे से उठते झूमे से अपना मुंह बाहर निकाला और बस अपना दायां हाथ उठाकर पास के मटके की तरफ इशारा कर दिया। दीपक तभी मटके की ओर बढ़ा तो शेखर वहीं उस बुढ़िया के पास बैठते हुए उसके हाईवे की ओर जाते हुए रास्ते के बारे में पूछने लगा। अजी ये हाईवे पर कैसे जाना है? लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। इस पर बूढ़ी औरत हंसते हुए अपना सिर उठाया और फिर वो बोली, यहाँ के रास्ते ऐसे ही हैं। एक बार इन रास्तों पर कोई भटक जाता है, वो वापसी का रास्ता भूल जाता है। बुढ़िया की वो धीमी हंसी अब उसे डरावनी लगने लगी थी। उसकी भारी आवाज़ से उन्हें समझ आ गया था कि वो कहीं बहुत दूर किसी अनजानी जगह पर आ गए हैं और ये जगह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। शेखर ने चूल्हे की रोशनी में दीपक की ओर देखा। शेखर ने आपके हाथ में भरा पानी का गिलास एकदम जड़ हो गया था। शेखर ने आंखों से ही इशारा किया। इशारे से ही वो समझ गया। पानी पीते ही उसने वहाँ से निकलने का इरादा बना लिया था, पर गिलास उठाकर दीपक ने जैसे ही मुंह को लगाया उसे पानी कुछ अजीब और गाढ़ा सा लगा। उसने गिलास को नीचे करते हुए गिलास में भरे पानी को देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गिलास पानी से नहीं बल्कि खून से भरा हुआ था और उस मटके में भी पानी नहीं था, बस खून ही खून था। दीपक ये देखकर चीख पड़ा, हाँ, और पीछे हट गया। तभी वो बूढ़ी औरत अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी और उसके सिर से साड़ी का पल्लू नीचे सरक गया। शेखर उसका चेहरा देखकर हड़बड़ा गया। खड़खड़ाते हुए शेखर तुरंत गाड़ी की ओर भागा। दीपक भी घबराकर अब उसके पीछे भाग हुआ। वो बुढ़िया अपनी जगह पर झुककर खड़ी थी। पीठ पर कुबड़ था। उसका सहारा देने वाली छड़ी अब उसके पास नहीं थी। उस बदन पर उसके जगह जगह फटी हुई मैली सी साड़ी थी। चुर्लियों से भरी हुई उसकी खाल जगह जगह से ढीली होकर लटक रही थी। साड़ी का पल्लू हट जाने से चूल्हे की रोशनी में उसका चमकता हुआ गंजा सिर दिखाई दिया। सिर पर एक भी बाल नहीं था और उसका रंग एकदम काला था। एक पीली रोशनी में उसका सफ़ेद चेहरा और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। लंबा सा माथा जिस पर खून जैसा कोई निशान बहकर वापस आ रहा था। उसे भय थी ही नहीं। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उन गड्ढों में कोई आंखें थी ही नहीं, पर उसके काले होठों पर शैतानी मुस्कान थी।
वो बूढ़ी औरत शेखर और दीपक को भागता देख उनकी ओर दौड़ पड़ी। उसकी कमर झुकी हुई थी। वो झुककर उनकी ओर दौड़ने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते वो रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो भयानक साया अपनी ओर आंकते देख शेखर ने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों वहाँ से भागने लगे। इसी बीच शेखर ने देखा कि सचिन बेंच पर बैठा आंखें फाड़कर ये सब देख रहा था और शेखर उसे देख जोर से चिल्लाया, सचिन भाग। शेखर की आवाज़ सुनकर वो बुढ़िया उसी जगह पर ही रुक गई और मुड़कर सचिन को देखने लगी। इसी पल झोपड़ी का पूरा दरवाज़ा खुला और एक साया दरवाजे के आसपास होकर खड़ा हो गया। पास में आकर वो भयानक नज़ारा देख सचिन का भी नशा एकदम से उतर गया था। वो हड़बड़ाकर यहाँ वहाँ देखने लगा। कुछ पल के लिए तो शायद वो समझ ही नहीं पाया कि वो ये सब क्या देख रहा है। और फिर जैसे ही वो बुढ़िया पीछे मुड़ी, फौरन वो दूसरी ओर से गाड़ी की ओर भागने लगा। वो साया तब भी वहीं खड़ा था। शायद वो वही बूढ़ा था जो उन्हें उस रास्ते में मिला था। शेखर और दीपक दोनों गाड़ी पर बैठ गए। शेखर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, बाइक तेज रफ्तार में दौड़ा दी और फिर वो वहाँ से निकल लिए। पीछे देखा तो फिर वो अजीब सी डरावनी बुढ़िया सड़क के किनारे आकर खड़ी हो गई थी और उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी। सचिन पैदल भाग रहा था। थोड़ी दूर जाकर शेखर ने गाड़ी रोकी। जो कुछ भी हुआ था वो इतना डरावना था कि सबकी बोलती बंद थी। उन्होंने सचिन को गाड़ी पर बिठाया। तब दीपक उसे चिल्लाने लगा, यार सचिन, यह सब तेरी वजह से हुआ है। ना तूने दारू पीने की जिद की होती और ना ही आधी रात को हमको ऐसे यहाँ भटकना पड़ता। लेकिन शेखर ने उसे शांत किया। अब झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं किसी भी तरह जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बिना ज़्यादा सोचे समझे वो फिर से गाड़ी को भगाने लगे। सामने जो भी रास्ता दिखा उस पर बस चलते रहे। वहाँ से काफ़ी दूर जाने के बाद एक बरगद के पेड़ के पास उन्होंने गाड़ी रोकी। डर के मारे सचिन को जोर का पेशाब आया हुआ था। उसका सारा नशा कब का उतर चुका था। उसने भी वहीं पर गाड़ी रोकने को कहा था और फिर वो पेशाब करने वहाँ पर 2 कदम आगे जाकर खड़ा हो गया। वो अब डर से काँप रहा था। सबकी हालत बहुत ही ख़राब थी, इसलिए कोई भी उस गाड़ी से दूर नहीं जाना चाहता था। फिर जब वो अपना काम निपटा कर पीछे मुड़े तो फिर उन्होंने अपने आसपास देखा। वो फिर उसी जगह पर ही थे, वही जगह जहाँ से वो उस बूढ़ी औरत के घर की ओर मुड़े थे। वही पेड़, वही मोड़ और दूर सड़क के किनारे बुढ़िया का वही पुराना घर। सचिन भी ये देखकर नीचे बैठ गया और उसने मुँह से एकदम से निकल गया, यही छलावा है, हम छलावा में फंस चुके हैं। और उसी पल उन तीनों को दूर कहीं अंधेरे में गूंजती हुई एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। फिर वो तीनों बाइक पर बैठे और बाइक पूरी रफ्तार में दौड़ा दी। रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। दोनों ओर की सड़क के पेड़ अब और घने और डरावने लगने लगे थे। आसमान भी पूरी तरह काला था, ना कोई तारा ना कोई चांद। ठंडी हवा और उस वीरान रास्ते पर वो गाड़ी उसी चक्कर दोबारा काट रही थी उसी ओर। दादी ने जब ऐसे कहानी ख़त्म की तो फिर मैंने दादी से पूछा कि फिर आगे क्या हुआ, क्या वो बच गए? दादी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कहते हैं कि तीनों पूरी रात उसी रास्ते पर घूमते रहे, उसके बाद वो कभी नहीं मिले। आज भी अगर ठीक उनके गायब होने पर ठीक उसी वक्त पर अगर कोई निकलता है तो उसे बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी उनके रोने की तो कभी उनकी चीखें सुनाई देती हैं और अंधेरे में कुछ हिलती हुई परछाइयाँ नजर आती हैं, दौड़ती और भागती हुई, रास्ता खोजती हुई। पर उन्हें हम जिंदा इंसान दिखाई नहीं देते क्योंकि वो उन छलावा में फंस चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। दादी की ये कहानी काल्पनिक थी या सच थी ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कहानी सुनकर मुझे डर जरूर लगा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास कोई कहानी है तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालूँगा। आप कमेंट में बताना आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं इसी भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।